हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में मैं फिर से हाजिर हूं आपका एक वन शॉट रिवीजन को लेकर। यूजीसी नेट दिसंबर जनवरी 2024-25 सब्जेक्ट हिंदी, जो आपका 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। आज मैं लेके आई हूं सेक्शन यूनिट 3 साहित्य शास्त्र, जो हमारे हिंदी सब्जेक्ट का एक विशेष सेक्शन है, यूनिट है, जिसके अंतर्गत हमें काव्य की सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, चाहे वह हिंदी साहित्य की हो, चाहे वह पाश्चात्य साहित्य की हो, और संस्कृत के काव्य की कुछ रूपरेखा भी हमें इसमें जाननी होती है। तो यह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात आपको मैं इशारा कर दूं कि आपके जो 10 यूनिट है हिंदी में, उसमें से किसी को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो आपका मार्किंग होता है वह 10 में देखा जाता है कि आपने कितने का टारगेट पूरा किया। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए किसी भी यूनिट को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो मैं लेकर आई हूँ महा मैराथन रिवीजन आपका यूनिट 3 साहित्य शास्त्र का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सेक्शन 3 साहित्य शास्त्र के पॉइंट्स हैं, जो कि इस बार के दिसंबर जो आपका 2024 जो जनवरी में दिसंबर जनवरी आपका चला गया है, ये इसके सिलेबस हैं साहित्य शास्त्र के। तो आपने सारे पॉइंट्स को पढ़ा होगा। मैं आपको मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कुछ भी बातें मैंने इसमें छोड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर के जो कुछ पॉइंट्स हैं उसका पूरा विवरण मैं आपको बताऊंगी, और इसमें जो दिए हुए हैं आपके जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, बिंदु जो है, उसमें जो आपका पाश्चात्य सिद्धांत का जो रूप है, उसमें किसने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, आप इससे देखकर इसे याद कर लीजिएगा। अरस्तु ने कौन सा दिया था, वर्ड्सवर्थ ने क्या दिया था, कॉलरिज टी.एस. एलियट ने क्या दिया था, आई.ए. रिचर्ड्स का क्या है, और रूसी रूपवाद नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, इसके बारे में मैं अभी आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगी। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। अगर कोई पॉइंट्स आपने छोड़ा है, नहीं पढ़ा है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी भी आपके पास समय है, और आपको मैंने स्पष्ट बताया कि कोई भी यूनिट आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपकी मार्किंग का जो स्टाइल होता है वह 10 यूनिट से देखा जाता है कि आपने कितना कवर किया। ठीक है। यूनिट सेक्शन 3 साहित्य शास्त्र। पहले काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के मुख्य पॉइंट्स हम देखेंगे। काव्य के लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र को ही साहित्य का काव्य माना गया है। राजशेखर ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। भरत ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है। काव्य लक्षण का वास्तविक विकास भामा से होता है। इसके अनुसार शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही क्या है, काव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस प्रश्न को दोहराया गया है कि यह किसका वक्तव्य था। शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है। दंडी ने काव्य का लक्षण शरीरंग ताप्य दिगर्थंग व्यथ चिन्ह पदावली अर्थात काव्य शरीर वंदित अर्थ को उद्धारित करने वाली पदावली होती है। ये किसके द्वारा वर्णित है, दंडी के द्वारा, आचार्य दंडी के द्वारा। वामन ने काव्य का रूप रीतिरात्मा काव्यस, यानी काव्य को रीति को काव्य का आत्मा बताया है। रुद्रट ने शब्दार्थो काव्यम, अपने काव्य अलंकार अपने ग्रंथ में उन्होंने क्या कहते हैं, शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ को काव्य का रूप बताया है। आगे देखिए, आनंदवर्धन ने काव्य स्थात्मा ध्वनि, यानी ध्वनि को काव्य का स्थापित आत्मा बताया है। उनका जो ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ क्या है, ध्वन्यालोक, इसे भी आप याद रखिएगा। कुंतक शब्दार्थों सहितो वक्र व्याप्या सलिनी, जो उन्होंने वक्रोति जीवितम जो उनकी रचना है, उनमें उन्होंने वर्णन किया है। विश्वनाथ जी ने, आचार्य विश्वनाथ जी ने वाक्यंग रसात्मक काव्यं, वाक्य और रस से युक्त
को क्या माना है? काव्य माना है। आचार्य पंडित जगन्नाथ जी ने रमणीयार्थं प्रतिपादकं शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द को क्या बताया है? उन्होंने काव्य बताया है। काव्य हेतु का मतलब है काव्य रचना के कारण या प्रेरणा। इसे ध्यान से देखिए। संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतु के 3 कारण बताए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा को काव्य रचना की शक्ति कहा गया है। आचार्य वामन ने प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा है। इसे एकदम याद रखिएगा अभिव्यय के रूप में। काव्य हेतु पर विचार करने वाले भारतीय आचार्यों में भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट, पंडित जगन्नाथ आदि जी का नाम आता है। काव्य हेतु का शाब्दिक अर्थ है साहित्य निर्माण का कारण। इसे भी आपको याद रखना है। समाधि अथवा अवधान भी काव्य हेतु के कारण बताए गए हैं, जिसका अर्थ है चित्त की एकाग्रता, यानी यह काव्य हेतु के कारण का एक प्रमुख, यह भी एक भाग है। काव्य प्रयोजन का मतलब है काव्य रचना से प्राप्त फल या लक्ष्य। काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन में इसके अंतर की चर्चा की जाती है। काव्य हेतु का मतलब है काव्य रचना के कारण, जैसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास एवं समाधि। 4 प्रमुख रूप हैं जो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रूप से विवेचना की है। और काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य रचना से प्राप्त होने वाला फल। आचार्य भामह ने उत्तम काव्य का प्रमुख लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के साथ कला की विलक्षणता का पृथक होना बताया है, यानी पुरुषार्थ चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ के 4 मार्ग बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने इसका वर्णन किया, यानी कला, कला के लिए, कला जीवन के लिए। आचार्य देव ने केवल आनंद और यश को काव्य प्रयोजन माना। ये पॉइंट्स आपको एकदम से याद रखने हैं कि कौन से आचार्य ने काव्य को किस रूप में माना है, और काव्य के कारण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन आपको एकदम ध्यान से याद रखने हैं, क्योंकि यही साहित्य शास्त्र का मेन विषय वस्तु है। आचार्य मम्मट ने पत्नी के समान मधुर उपदेश को काव्य का एक प्रयोजन माना है, यानी मधुर पत्नी के मधुर उपदेश को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। आचार्य मम्मट ने। एकदम ध्यान से सारी बातों को आप याद रखिए। भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को औचित्यवाद के नाम से प्रसिद्धि मिली है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के मुख्यतः 2 प्रयोजन हैं, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट प्रयोजन का संबंध प्रीति से है, अदृष्ट का कीर्ति से। कुंतक ने 3 प्रयोजनों का उल्लेख किया है। काव्य के 3 प्रयोजन किसने? कुंतक जी ने। चतुर्वर्ग की प्राप्ति की शिक्षा, व्यवहार आदि के सुंदर रूप की प्राप्ति और लोकोत्तर आनंद की उपलब्धि। अब हम देखेंगे प्रमुख संप्रदाय एवं सिद्धांत के बारे में। ये देखिए आपके प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जो भारतीय और पाश्चात्य दोनों रूपों में हमारे सामने है, जिसमें रस, रीति, अलंकार क्या कहते ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य की चर्चा की गई है। तो देख लीजिए ध्यान से। संस्कृत काव्य शास्त्र संप्रदाय एवं प्रवर्तक। रस संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय जिसके प्रवर्तक भामह, मम्मट जी। रीति, दंडी, वामन जी, दंडी जी, आचार्य दंडी और आचार्य वामन। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, आचार्य कुंतक। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र जी। यह मैंने अभी पिछला वर्णन भी किया, अभिनव गुप्त के ये शिष्य थे। नहीं तो ये आपका संस्कृत काव्य शास्त्र का यह संप्रदाय था और ये उनके प्रमुख प्रवर्तक थे। अब हिंदी काव्य शास्त्र के भी कुछ संप्रदाय हमारे शास्त्र में मिलते हैं और उनके प्रवर्तक। रीतिवाद जिनके प्रवर्तक कौन है? केशव दास। और इसे किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है।
अरे नहीं सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिवाद का प्रवर्तक माना है, और ऐसे रीतिवाद प्रामाणिक रूप से केशव दास माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद 1920 के बाद जब आधुनिक काल आया तो स्वच्छंदतावाद एक संप्रदाय हमारे साहित्य में देखा गया, जिनके प्रवर्तक कौन हुए? श्रीधर पाठक जी। छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। कुछ जो रचनाकार हुए उन्होंने अलग अलग रूप से माना है। इसका मैंने वर्णन आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया है कि छायावाद के प्रवर्तक के रूप में कौन से क्या कहते हैं जो आलोचक ने किसको माना है, आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। हालावाद यानी हाल जो वास्तविक हाल है उसका वर्णन, तो उसके प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। प्रयोगवाद एक संप्रदाय के रूप में हमारे साहित्य में इसका वर्णन मिलता है, जिनके प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी, हीरानंद सचिदानंद अज्ञे जी। ठीक है, और ये पाश्चात्य कुछ संप्रदाय हैं और उनके प्रवर्तक प्लेटो से लेकर आई रिचर्ड्स तक, जो जिन्होंने नई समीक्षा का वर्णन किया। औदित्यवाद लेंजाइनस कौन सी सदी? आपकी 3री सदी में। ठीक है, अस्तित्व सारन किर्कगार्ड 1813 से 55 तक। कार्ल मार्क्स, ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं सिद्धांत है और उसके प्रवर्तक। मनोविश्लेषणवाद जिसका फ्रायड के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या कहते हैं इसमें युंग और यूगलर का नाम भी आता है मनोविश्लेषणवाद के रूप में। प्रतीकवाद जीन मेरियस, और ईस्वीसन भी दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। अभिव्यंजनावाद बंदेतो क्रोचे, का पूरा नाम क्रोचे जी का है। बिंबवाद T.E. इलियट, ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी दिया है। और विभिन्न धर्मों के संप्रदाय, इसका भी आप देख लीजिए। विभिन्न धर्मों के जो संप्रदाय हुए, हिंदू धार्मिक संप्रदाय जिसमें शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और क्या कहते हैं सौर संप्रदाय, जिनके सब क्या कहते हैं कौन कौन हुए? मतेंद्र नाथ जी, गणपति जी, नाथ संप्रदाय, साकर मत, दशनामी संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय आदि सौर संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय, थेरवाद, महायान, व्रजयान, जैन और नवयान जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। इस्लाम के संप्रदाय सुन्नी और शिया। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर। ईसाई धर्म संप्रदाय रोमन और कैथोलिक। तो ये प्रमुख संप्रदाय हुए हमारे साहित्य शास्त्र में, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों की चर्चा मैंने आपसे की। आगे देखिए, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। रस निष्पत्ति का मतलब है विभाव, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होना। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अभी हमने देखा यहाँ पर संप्रदाय के रूप में विभावानुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, जिन्होंने उनके कृति नाट्यशास्त्र में इसका वर्णन किया है। भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्तिवाद से लिया है, एकदम याद रखिएगा आप इसको एकदम अच्छे से। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ, निष्पत्ति मतलब रस निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति से लिया है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति से लिया है। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्तिवाद से लिया है। तो ये चारों पांचों का आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, साधारणीकरण की अवधारणा को सर्वप्रथम भट्ट नायक ने पेश किया। साधारणीकरण का मतलब है किसी वस्तु को सार्वजनीन बनाना, यानी काव्य का पूर्ण आस्वादन हर स्तर पर। ठीक है, आगे देखिए। वर्तमान युग के आचार्य डॉक्टर नगेंद्र के मुताबिक काव्य के पठन से पाठक या श्रोता के भाव समान भूमि पर पहुंच जाना क्या है? साधारणीकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार दोहराया गया है प्रश्न में। भट्ट नायक ने इसके 3 व्यापार बताए हैं, अभिधा, भाव एवं योग। अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में भट्ट नायक के सिद्धांत का वर्णन किया है, जो साधारणीकरण के रूप में यहाँ पर
प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है। पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। प्लेटो ने काव्य को सत्य से दूर होता है और यह अज्ञान से उत्पन्न होता है, ऐसा बताया है। अरस्तु के मुताबिक काव्य प्रकृति की नकल है। उनके अनुसार अनुकरण 3 तरह का होता है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी से उत्पन्न भय और करुणा से दूसरी भीषण वासनाएं शांत हो जाती है। ये जो कथन है आपको याद रखना है पाश्चात्य सिद्धांत के रूप में। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता की भाषा मनुष्यों की वास्तविक भाषा होती है। वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति, कल्पना और व्यक्तिता को अहमियत दी है। आगे देखिए। रूसी रूपवाद साहित्यिक आलोचना का एक प्रभावकारी संप्रदाय था जो 1910 के दशक से आरंभ होकर 1930 के दशक तक मौजूद था। आगे देखिए। अब थोड़ा सा काव्य गुण जो साहित्य शास्त्र का एक प्रमुख विषय है उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। काव्य के अंगों में रस, गुण, रीति, अलंकार आदि की गणना की जाती है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व या स्थायी धर्म को काव्य गुण कहा जाता है, जो काव्य के रस का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। इनके प्रयोग से काव्य की सरसता में वृद्धि होती है। आचार्य वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यह रीति गुणों पर आश्रित होती है। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 माना है। श्लेष, प्रसाद, क्षमता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता और कांति। आचार्य दंडी भी इसी 10 गुणों को काव्य के गुण मानते हैं। आचार्य मम्मट ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप याद रखिएगा, काव्य प्रकाश में सभी गुणों को में 3 गुणों को क्या कहते हैं समाहित किया है। यानी कि 10 गुण थे उनको 3 नाम से उन्होंने स्थान दिया और उसे ही काव्य गुण बताया। माधुर्य, ओज और प्रसाद, और यही प्रमाणिक रूप से माना गया है। ठीक है। अब माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण क्या होता है इसको हम शॉर्ट में जान लें। इसका शाब्दिक अर्थ है शहद जैसा मीठा। जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है वह माधुर्य गुण होता है। अर्थात अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण ट वर्ग को छोड़कर क से म तक के वर्णों से युक्त अनुनासिक वर्णों की अधिकता, अल्प समास या समास का अभाव, कोमलाकांत पदावली युक्त श्रुति मधुर शब्दों के प्रयोग होता है। भिखारी दास ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया है। अनुस्वार और वर्गजुत सबे बरन बाई, अक्षर जामे मृदु पे सो माधुर्य निसर्ग। ठीक है। उदाहरण जैसे बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद सो उरिया त्रिकड़ी। ठीक है। इस प्रकार का जो काव्य है उसमें जो रस की उत्पत्ति होती है वह किस रूप में होती है? माधुरी रस के रूप में। ठीक है। दूसरा ओज गुण। ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ तेज, प्रकाश, दीप्ति से है। जिस काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से चित्त का विस्तार हो और मन में तेज उत्पन्न हो वहाँ ओज गुण अभिव्यंजित होता है। इसमें चित्त में दीप्ति का आवेग उत्पन्न होते हैं। इसमें द्वित्व वर्णों का, संयुक्त वर्णी पुरुष वर्गों, लंबे समासों का, मूर्धन्य ध्वनियों आदि का प्रयोग किया जाता है। युद्ध वर्णन, वीरों के स्वभाव, वेशभूषा, प्रकृति के विराट दृश्यों के प्रकरण के लिए ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। भरत मुनि समास युक्त पदों वाली गंभीर अर्थयुक्त श्रवण सुखद पदावली को ओज गुण को उपयुक्त मानते हैं। दंडी समास युक्त पदों की बहुलता से पूर्ण रचना को ओज गुण युक्त मानते हैं। आचार्य वामन संयुक्त अक्षरों व संशिष्ट पदों का प्रयोग आवश्यक मानते हैं। मम्मट वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस से ओज गुण का प्रयोग होना स्वीकार करते हैं। उदाहरण चिक्क रही दिग्गज डोल में ही गिरिलाल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर, यानी जिसमें ओज एक तेज उत्पन्न होता है। ठीक है। प्रसाद गुण।
प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोधता, स्वच्छता हो, अर्थात सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। प्रसाद गुण में सरल सहज भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान रहता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य मम्मट के अनुसार जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त सुस्त व्याप्त होने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। सभी का जो मत है ये आपको स्पेशली याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ लेके आई हूँ, इसका संकलन मैंने किया। आचार्य दंडी के अनुसार प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। भिखारी दास के अनुसार मन रोचक अक्षर पढ़े सोही स्थित हारी, गुण प्रसाद जल सुक्त ज्यों प्रकटे अख गंभीर अर्थ गंभीर। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखही तिन तैसी। पढ़ के ही इसके अर्थ समझ में आ रहे हैं, नहीं? विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। पढ़ के ही ये भावना, ये भाव समझ में आ रहे हैं। अब हम काव्य दोष को देख ले। आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम दोषों को 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है। काव्य में दोष उसे कहते हैं जो रस का अपकस करते हैं, यानी रस का जो उत्पादन होता है वह सही रूप से नहीं हो पाता, वो क्या है, हमारा काव्य दोष है। जहाँ भाव ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो साहित्यिक शास्त्र की भाषा में उसे दोष कहा जाता है। अर्थात जो किसी वस्तु के द्वारा कविता के मुख्य अर्थ को समझने में बाधा पहुंचाती है या उसकी सुंदरता में कमी आती है तो उसे काव्य का दोष कहा जाता है। काव्यास्वादन में वर्ग, शब्द, वाक्यगत, अलंकार, रस, छंद आदि का समुचित प्रयोग नहीं होने पर बाधा उपस्थित होती है और रचना का सौंदर्य एवं महत्व घट जाता है। काव्य दोष के जो प्रकार हैं वह है शब्दगत, अर्थगत और रसगत दोष। ये भी आपको याद रखना है। काव्य दोष शब्दगत यानी शब्दों के द्वारा जो दोष, रुकावट, अर्थ के अनुसार दोष और रुकावट, और जो रस जो मिलना चाहिए जिसमें उस विषय वस्तु का विवेचन किया गया वो सही रूप में प्राप्त नहीं हो तो वह हमारा रसगत दोष होता है। शब्द में पाए जाने वाले दोष को शब्दगत दोष कहते हैं। ये 16 प्रकार के होते हैं। अर्थगत दोष, जहाँ कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ पोषक नहीं हो तो यहाँ अर्थ दोष माना जाता है। इसकी संख्या 33 है। आप दोनों की संख्या याद रखिएगा। रसगत दोष, जहाँ मुख्यार्थ द्वारा व्यक्त होने वाले रस के परिप्रेक्ष्य में अड़चन आती है वहाँ रसगत दोष माना जाता है। इसकी संख्या 13 है। पहले की 16, दूसरी की 33 और तीसरे की 13। ठीक है। अब हम शब्द शक्ति को जान लें, जो हमने डॉक्टर रीता गौर जी के कलेक्शन से किया है और बहुत सारे जो क्या उन्होंने विचार वाले हैं उनका संकलन मैं यहाँ लेके आई हूँ। शब्द शक्ति, शब्द की शक्ति का अर्थ शब्द की ताकत, सामर्थ्य, क्षमता, अर्थ को अभिव्यक्त करने की यही ताकत शब्द शक्ति कहलाती है, जो कि असीमित होती है। शब्द में उच्चारण के साथ वक्ता और श्रोता के मन, कल्पना और अनुभूति का प्रभाव डालने की ताकत। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। अर्थ एवं परिभाषा। शब्दार्थ शब्द शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध में शब्द शक्ति संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। जैसे बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है। नहीं, अरे वह तो बंदर है, हर समय उछल कूद करता है। बंदर शब्द एक किंतु प्रयोग से अर्थ भिन्न। यहाँ बंदरों का आजकल बड़ा आतंक है, यहाँ पशु के बारे में बताया गया है और ये अरे या तो बंदर है किसी व्यक्ति को संकेत किया गया है, जहाँ पर हमारा जो सामाजिक अर्थ में बंदर को क्या माना गया है, जो हमेशा उछल कूद करने वाला, तो यहाँ पर उसके अर्थ निहित हैं।
शब्द शक्ति के भेद। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द शक्ति के 3 भेदों का उल्लेख किया है, जो 3 प्रकार के अर्थ अभिव्यक्त करते हैं। अभिधा यानी अभिधार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्षणा और व्यंजना। तात्पर्यार्थ कृति एक अन्य भेद है जो विद्वानों द्वारा वर्णन है, मगर सर्वमान्य के अनुसार 3 ही भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति क्या है? शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अथवा व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। घोड़े अस्तबल में बंधे हैं, रमा नृत्य कर रही है, ये साधारण अर्थ को बताता है। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाले शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा व्यक्त अर्थ लक्ष्यार्थ, और लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द क्या होता है? लक्षक होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति की 3 स्थितियां महत्वपूर्ण है। मुख्यार्थ का ज्ञान और उसमें बाधा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध, लक्षणा द्वारा भिन्न ज्ञान। ठीक है, उदाहरण, लाठियां चल रही है, लाठी प्राणी नहीं जो चले, अर्थात मुख्यार्थ बाधित। स्पष्टीकरण, लाठी का प्रयोग सामान्यतः लड़ाई झगड़ों में किया जाता है, अतः लक्ष्यार्थ व्यक्त हो रहा है कि लड़ाई हो रही है, नहीं। अन्य उदाहरण, सुधा तो निरी गाय है, तुम तो भाई लोहे के बने हो। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद मुख्यतः 4 भेद हैं इसके। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसको ध्यान से आप याद रखिएगा। रूढ़ा लक्षणा क्या है? शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अर्थात परंपरा अथवा लोकोक्ति का मुहावरों से प्राप्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। रमेश ने अपने पिता की नाक कटवा दी, यानी रूढ़ा लक्षणा में परंपरा में जो लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात होती है। प्रयोजनवती लक्षणा क्या है? शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो। ठीक है, जैसे वह देखो सामने हड्डियों का ढांचा है, वाह क्या हवा महल बनवाया। हड्डियों के ढांचे से का मतलब है शरीर से कमजोर, और हवा महल से मतलब है हवादार घर। नहीं, उपादान लक्षणा, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है तब उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। भैया जब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा, 2 बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। ये आटे दाल घर गृहस्थी की सभी वस्तुओं का आटे दाल का भाव शामिल, 2 बंदूकों में बंदूक और बंदूकधारी दोनों का अर्थ शामिल। लक्षण लक्षणा, जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता तथा लक्षण के आधार पर व्यक्त अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षण लक्षणा शक्ति कहते हैं। वह उल्लू है, तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है। उल्लू शब्द से पक्षी नहीं अपितु लक्षण का बोध होता है। पत्थर का लक्षण क्या होता है? कठोरता, यानी इसमें लक्षण जैसा है वैसा ही लक्षणा शब्द शक्ति का बोध यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति, तीसरा भेद इसका शब्द शक्ति का। शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, शेष अर्थ श्रोता अथवा पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। यह बात आप याद रखिएगा कि किस शक्ति में कल्पना शक्ति पर जोर दिया जाता है। पंक्ति एक किंतु संदर्भ के अनुसार अलग अलग, पंक्ति कुछ भी हो और उसका हम कोई भी संदर्भ निकाल सकते हैं। जैसे 5 बज गए, अर्थ हो सकते हैं चाय का समय हो गया, घूमने जाने का समय हो गया, घर जाने का समय हो गया, पढ़ाई खत्म करने का समय हो गया। मतलब कि हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, उसका कुछ भी संदर्भ हम जोड़ सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 रूप हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति अधिकतर, जहाँ श्लेष अलंकार वहाँ शाब्दिक व्यंजना अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग। शब्द के अर्थ पर निर्भर, जहाँ शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ व्यक्त हो और इसमें एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण भी आप देख लीजिए। शाब्दिक व्यंजना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। प्रस्तुत उदाहरण में पानी शब्द पर व्यंग्यार्थ निर्भर है तथा
पानी शब्द के ध्यान पर जल शब्द का प्रयोग करने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। आर्थी व्यंजना, री अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा। अभाव की चपल बालिका में हृदय के का जो अस्थिर करने वाले भाव है वह निहित है। ललाट की खल रेखा पर दुर्भाग्य की सांकेतिक रेखा का भाव निहित है। यह आर्थी व्यंजना है। आगे देखिए, रस की परिभाषा एवं प्रकार। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का अर्थ श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण माना गया है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस 9 प्रकार के होते हैं। आचार्य विश्वनाथ एवं क्या कहते हैं मम्मट जी के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत को रस नहीं माना है, इस बात को याद रखना है। सूरदास के 11, 9वां शांत, 10वां वात्सल्य और 11वां भक्ति। यानी आजकल 11 रस की चर्चा की जाती है। रस के अंग और स्थायी भाव, जिसकी चर्चा हमने पिछले जो आपके पॉइंट्स बता रही थी वहाँ हमने किया। यहाँ पर हम आपको उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन बता रहे हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। विभाव, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, आलंबन विभाव, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं। उद्दीपन विभाव दूसरा रूप। आपका अनुभाव क्या है यह भी आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ना चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं। ये संचारी भाव क्या है यह भी आप देख लीजिए, इसके बारे में भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और इसको मौका मिले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये पर यहाँ पर रस हैं, हमारे 11 रस हैं और स्थायी भाव और उसके देवता की बात की गई है। यह भी आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा रस और उसके स्थायी भाव क्या है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिए। और यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण मैंने कलेक्शन किया है रस का, वो आप देख लीजिए। बहुत समय आपके पास नहीं है तो आप इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मतलब कौन से काव्य में कौन सा रस किस तरह से दिखाई पड़ता है, उसमें समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये अलंकार, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपको समय मिले तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये पूरा कलेक्शन मैं लेके आई हूँ। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में आपको मैं दिखा दूँ। आपको अलंकार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे इन शॉर्ट में ज़रूर पढ़ते चले जाइएगा। इससे आपको अलंकार की पूरी जानकारी हो जाएगी और कौन से अलंकार में कैसे उसको पहचानना है ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर संप्रदाय की चर्चा हो रही है लेकिन कभी कभी इससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, कि कौन सा अलंकार है किस रूप में जाना जाता है। ये अर्थालंकार, मुख्य अंग उपमा अलंकार के, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर रूपक अलंकार, इसके बारे में भी आप देख लीजिए और उसके उदाहरण। ये उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके बारे में जान लीजिए आप। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा में अंतर, अतिशयोक्ति अलंकार,
भ्रांतिमान अलंकार, ये पहचान, उसकी पहचान है। ये आपका संदेह अलंकार, कभी कभी इसकी चर्चा हो जाती है कि वह किसे कहते हैं, उसका कौन सा रूप है। विरोधाभास अलंकार, सब अर्थालंकार के भेद हैं। तो ये मैंने अलंकार के बारे में भी आपको बताया। तो आपका जो जितना भी इसमें पॉइंट्स थे, मैंने सारे की चर्चा की, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जब आपका एग्ज़ाम हो तो एक बार इसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हम मन से विस्मृत कर देते हैं। तो ये अगर आप इसका कर लेते हैं पूरा रिवीजन, तो साहित्य शास्त्र आपका नहीं छूटेगा। और एक आपका जो वैचारिक पृष्ठभूमि जो यूनिट 4 है, वो अगले वीडियो में लेकर मैं आऊँगी। और उसके बाद चारों जो सेक्शन हुए 1, 2, 3, 4, ये जो यूनिट है उसका MCQ क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे कमिंग एग्ज़ाम का। तो आज तक के लिए इतना ही। चलिए अगले क्लास में फिर सेक्शन 4 के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगी, महा मैराथन रिवीजन के साथ, 1 शॉर्ट रिवीजन के साथ। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। बाय।